आप सभी विद्यार्थियों को मेरा ढेर सारा स्नेह। आइए हम आज के अध्ययन का कार्य प्रारंभ करते हैं। आज हम क्लास 10th के बच्चों के लिए लेकर आए हैं कवि देव जी, और इनको पढ़ने के पहले हम माता सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम करना चाहेंगे और उनसे आशीर्वाद लेना चाहेंगे कि हम लोगों का यह अध्ययन और अध्यापन कार्य सुचारू रूप से और व्यवस्थित तथा लंबे समय तक मस्तिष्क में स्थिर रहने वाला बने। कवि देव जी अपने अभूतपूर्व वर्णन के लिए काफ़ी विख्यात हैं। आइए हम इनके कविता में आए हुए प्रश्न और उत्तर की विवेचना करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने विवेचना कर ली थी। क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमें उसकी व्याख्या करनी है, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन रूपों में देखा। आपने देखा चांदनी रात को कई तरीके के वर्णन से सजोया गया है, पिरो दिया गया है। तो इसका उत्तर देखिए, पहले लिखित देखिए फिर उस लिखित की व्याख्या देखिए। कवि ने चांदनी रात को कवित्व के रूप में, कवित्व में विभिन्न रूपों में देखा है। जैसे कि चांदनी रात का चंद्रमा बहुत ही उज्ज्वल शोभायमान हो रहा है। आकाश स्फटिक मणि होती है, इसको पत्थर या मणि दोनों बोल सकते हैं, से बने मंदिर के समान लग रहा है। उसकी सुंदरता सफ़ेद दही के समान उमड़ रही है। दही उमड़ना का मतलब है जैसे दही जब मथी जाती है तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में हो करके और उस पात्र में ऊपर आती है और वो अपना रंग और बेहतरीन ढंग से बिखेरती है। तो ये कह रहे हैं चारों तरफ चांदनी ऐसी निखरी हुई है और चांदनी की झलक अलग होती है। तो चांदनी की झलझलाहट उस सुंदर सौंदर्य में, सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य में अपना अनुपम स्वरूप बिखेर रहा है। चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता कृष्ण, जब चंद्रमा अपनी चांदनी को बिखेर रहा है उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कृष्ण जी की प्रेमिका माता राधिका जी का जो प्रतिबिंब है, का जो स्वरूप है, का जो मन भावन स्वरूप है, उसके जैसा प्यारा चंद्रमा लग रहा है। आइए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, आइए उत्तर देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति में कवि ने प्यारी राधिका को चंद्रमा के समान सुंदर बताया है, राधिका को चंद्रमा के प्रतिबिंब के रूप में देखा है। इस प्रकार चंद्रमा को उपमान और राधिका को उपमा के रूप में प्रयोग किया गया है। अतः यह प्रतीप अलंकार। देखिए, जब उपमेय को उपमान बना दिया है, उपमान को उपमेय बना दिया जाए तो प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप माने होता है उल्टा, अर्थात प्यारी राधिका की प्रतिबिंब सो लगत चंद, यहाँ पे वर्णन चंद्रमा का करना है और तुलना राधिका जी से कर दी गई है। प्रस्तुत चंद्रमा है, अप्रस्तुत राधिका है, जबकि मानव मात्र का सौंदर्य चंद्रमा से तुलना किया जाता है। लेकिन यहाँ पे चंद्रमा प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध वस्तु की तुलना अप्रसिद्ध राधिका से की गई है। अर्थात उपमेय को उपमान और उपमान को उपमेय बताया गया है, इसलिए यहाँ पे प्रतीप अलंकार होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। माने चांदनी रात में जो चीज़ें उनको दिखीं उसकी तुलना किस प्रसिद्ध वस्तु से की। प्रसिद्ध वस्तु ही उपमान कहलाती है। कवि देव ने चांदनी रात की उज्ज्वलता को प्रदर्शित करने के लिए निम्नलिखित उपमान का प्रयोग किया है। जैसे स्फटिक शिला है चांदनी, चांदनी का श्वेततर रंग ही इनको स्फटिक शिला जैसा लग रहा है, जो कि मानो ट्रांसपेरेंट, जैसे आपके शब्दों में ट्रांसपेरेंट अथवा हिंदी में कहा जाए तो उसको कहेंगे पारदर्शी। आर पार दिखाई देने वाला ही पारदर्शी कहलाता है, उसी को आप लोग ट्रांसपेरेंट कहते हो। दूध का झाग, दूध श्वेत होता है, उज्ज्वल होता है, उसका झाग और भी उज्ज्वलता बिखेरता है और नरमाहट, नर्म नर्म महसूस होगा देखने में भी। यद्यपि नरमाहट छूने की वस्तु है, लेकिन कई चीज़ें देखने में भी काफ़ी नर्म और सुकूनदायक दिखती हैं। मल्लिका के फूल, यानी ऐसे फूल जो अभी कली से निकले हुए ही हैं, काफ़ी कोमल हैं, काफ़ी नाजुक हैं, ऐसे फूलों के समान लग रहा है। सुधा मंदिर, अमृत का मंदिर बनाया गया हो। मंदिर, दीवारें इत्यादि ईंटें पत्थर
सीमेंट मोरंग की बनती है, लेकिन ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सुधा मंदिर मानो अमृत का फेन है, झाग है, और उसी झाग की दीवारें और मंदिर बना के तैयार कर दिया गया। इतना सुंदर लग रहा है। आरसी, परछाई, छाया। जब हम शीशे को सामने करते हैं तो हमारी छाया उस शीशे में दिखती है, उसी को आरसी कहते हैं। कह रहे हैं कि पृथ्वी, आसमान में पृथ्वी का सारा सौंदर्य झलक रहा है, मानो आकाश शीशा है, आईना है, उसमें पृथ्वी का सौंदर्य दिखाई दे रहा है। मानो आकाश के हृदय में पृथ्वी का सौंदर्य विराजमान है, आकाश इसी से गदगद है। चंद्रमा भी उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है। आइए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9। पठित कविताओं के आधार पर कवि की काव्यगत विशेषताएं लिखिए। काव्यगत विशेषताएं माने कविता में जो भी ग्रामेटिकल टिप्पणी किया जाता है वो काव्यगत विशेषताएं होती हैं। कविता में कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कौन कौन सी ग्रामर की चीज़ें मिली हुई हैं। कविदेव की पठित कविताओं के आधार पर हम निम्नलिखित काव्यगत विशेषताओं को प्राप्त करते हैं। जैसे कवि ने श्री कृष्ण का सौंदर्य वसंत ऋतु तथा चांदनी रात का बहुत ही हृदय ग्राही वर्णन किया है। कृष्ण का सौंदर्य कैसे वर्णन किया? सीधे सीधे कह दिया, ब्रज दूल्हा। कोई दूल्हा एक किसी गांव के लिए, एक दिन के लिए प्रभावशाली होता है। कृष्ण सदैव के लिए, ब्रज के लिए दूल्हे की तरह से प्रभावशाली हैं। वसंत ऋतु का वर्णन ऐसा किया कि सीधे सीधे कह दिया, कामदेव का पुत्र है वसंत, वसंत को प्रसन्न करने के लिए सारी प्रकृति प्रयास कर रही है। चांदनी रात का हृदयग्राही वर्णन किया गया है। चांदनी रात की पारदर्शिता मानो स्फटिक मणि से तुलना कर दी गई है। वसंत ऋतु का कामदेव के बालक के रूप में वर्णन, मानवीकरण अलंकार का सुंदर वर्णन किया है। ऋतु को ही बालक मान लेना, कोयल, तोता, डाली, पवन, हर कोई बालक को प्रसन्न करने की चेष्टा कर रहा है, इसलिए मानवीकरण अलंकार हुआ। देव की भाषा में संगीत, प्रवाह और लय का सुंदर वर्णन हुआ है। संगीतात्मकता यानी गाया जा सकता है। प्रवाह माने धुन तेजी से चलेगी, रुकावट नहीं आएगी। लय माने लय में गाया जा सकता है। कवि ने अनुप्रास, उपमा, रूपक अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। तुलना किया है तो उपमा हुआ, व्यंजन वर्णों की आवृत्ति हुई तो अनुप्रास हुआ। रूपक अलंकार, यहाँ उपमेय को उपमेय पर उपमान का आरोप कर दिया है, वहाँ रूपक अलंकार होता है, ये भी यहाँ पे पाया गया है। कवि ने सवैया, गलत लिखा हुआ है, सवैये लिखा हुआ है, लेकिन आप जानिए कवि ने सवैया और कवित्व छंदों का प्रयोग किया है। इसमें अपनी नवीन कल्पना शक्ति का प्रयोग करके पाठकों को चमत्कृत किया गया है। सवैया का वर्णन हम लोगों ने पहले कर लिया है और उसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे।